बेसिकली एग्जांपल क्या बताता है हमें, एक प्रोडक्ट आईडी है जिसकी प्राइस जो है, प्राइस 1200 थी, कब से लेके 1 जनवरी 2023 से लेके 10 जनवरी 2023 तक इस प्रोडक्ट 1 की प्राइस थी 1200, एंड देन उस प्रोडक्ट 1 की प्राइस चेंज हुई 1500, कब से 11 जनवरी से 15 जनवरी तक। ठीक है, तो अगर ऐसा डेटा आपके पास है एंड मैंने आपको बोला कि मुझे जैसे टोटल सेल निकालना है, राइट। सो जैसे यहाँ पे प्राइस की जगह पे सेल का कॉलम है, और मुझे अगर सेल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1200 जो है, मैं सिंपली बस इस कॉलम का सम नहीं ले सकता, राइट। मुझे 1200 को इन दो कॉलम्स के बीच का जो डिफरेंस है, राइट, डेज में डिफरेंस आएगा, राइट, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट में कुछ डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं देन वो मुझे सेल्स का वैल्यू निकाल के देगा, राइट। बट अगर मुझे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक ऐसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, कैसी, लेट्स से प्रोडक्ट आईडी 1 जो है, लेट्स से मैं इसको कॉपी करके ले रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इस इंफॉर्मेशन को ऐसे करता हूँ, लेट्स से इसको मैं ये जो 1200 है इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे उसको ऐसे पेस्ट कर दिया। जो डेट है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ठीक है, let me delete this, then one this also I wanted at the same। ठीक है, तो मैं अगर इस टेबल को ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर लूँ जहाँ पे मुझे ये जो 1 है ये स्टार्ट डेट में मिले और एंड डेट में 10 मिले, तो बीच के जो मेरी डेज है, ये व्हाटएवर डेज आई एम हैविंग, तो मुझे इस फॉर्मेट से, इस डेटा फॉर्मेट से अगर इस डेटा फॉर्मेट में उसको लाना है तो मुझे रिकर्सिव सिटी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट है, डे का जो इंक्रीमेंट है वो एक दिन से, राइट, क्योंकि स्टार्ट डेट आपके पास है, एंड डेट है, आपको ऑपरेशन करने के लिए ये कॉलम्स में सारी वैल्यूज चाहिए। बस इस प्राइस के कॉलम पे आप ऑपरेशन करके आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, आपको प्राइस की कॉलम पे ऑपरेशन करके आउटपुट कब मिलेगा, जब आउटपुट इस फॉर्म में हो या इनपुट इस फॉर्म में हो कि सारी की सारी प्राइस की वैल्यू अगर ऐसे मेरे पास है, देन आई विल गेट एबल टू डू कैलकुलेशन फॉर दिस प्राइस कॉलम। ठीक है, तो इस आउटपुट फॉर्म में उसको कैसे लाएं, तो इसके लिए हम रिकर्सिव सिटी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सेम वे जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिखा था। ये जो एग्जाम्पल है अपना, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होती है, विथ सिटी से होती है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही इसका लिखने के लिए स्टार्ट करता हूँ, रिकर्सिव सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि विथ सिटी एज, सिंटैक्स में बाद में क्या है, सेलेक्ट वन एज ए नम लिखा था हमने, राइट। तो मुझे पहले जो प्रोडक्ट का टेबल है उस टेबल के अंदर के कॉलम लेने पड़ेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट, लेट्स से फ्रॉम प्रोडक्ट, क्या क्या चाहिए मुझे, जैसे मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, देन प्राइस, देन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ये जो मेरे 4 कॉलम है ये है प्रोडक्ट के टेबल से। ठीक है,
सो हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे, लेट्स से दिस इज माय एंकर, देन सिंटैक्स में है यूनियन ऑल एंड देन दिस कंडीशन है। तो मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर यूनियन ऑल। जब मैं ये सेट ऑपरेटर यूज करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रखने होते हैं, राइट? कोई दूसरा टेबल के साथ जब मैं सेट ऑपरेटर यूज करता हूँ एक टेबल को दूसरे के साथ, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, डेटा टाइप वगैरह सब सेम होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट आईडी देन प्राइस देन ऐसे मुझे इस स्टार्ट डेट में एक ऐड करना है, इस स्टार्ट डेट में मुझे एक दिन ऐड करना है। तो कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं अगर एक डेट में मुझे एक दिन ऐड करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? डेट डेट ऐड। ऐड। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट ऐड। डेट ऐड में इंटरवल कितना चाहिए? डे में चाहिए मुझे, राइट? ठीक है, कितना इंक्रीमेंट चाहिए? एक दिन का इंक्रीमेंट चाहिए, 1। 1 का चाहिए। एंड कहाँ से चाहिए? स्टार्ट डेट, राइट? ये स्टार्ट डेट में एक डेट ऐड करके चाहिए। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ लेट्स से, मैं इसको अगेन स्टार्ट डेट ही नाम दे रहा हूँ। ठीक है, देन दिस एंड डेट फ्रॉम सिटी। यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम सिटी लिखा है, राइट? वेयर नम प्लस 1 इज लेस देन 10 लिखा था, वेयर कंडीशन डालनी पड़ेगी अब। वेयर दिस start date where this start date should be less than this end date, क्योंकि ये जो आउटपुट हम लाने के लिए सोच रहे हैं, राइट, दिस आउटपुट, इसमें ये 1200 जो है इसकी रेंज क्या थी मेरी? स्टार्ट डेट एंड एंड डेट थी, राइट? तो ये जो रिकर्शन है 1 से लेके ये 10 तक, ये कब तक होना चाहिए? कब तक होना चाहिए? जब तक कि ये एंड डेट से ये कम ना हो तब तक, राइट? अंडरस्टैंड हो रहा है? जब तक मेरी स्टार्ट डेट एंड डेट से कम रहेगी तब तक ये बढ़ता रहेगा 1 2 3 4 5 6। जब ये इससे ग्रेटर होने लगेगी तब ये रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन में लिख रहा हूँ स्टार्ट डेट शुड बी लेस देन एंड डेट एंड आई जस्ट क्लोज द ब्रैकेट। यहाँ पे लिखूंगा अगर सीटी रन करनी होती है हमें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी ऐसे लिखते, राइट? इफ आई रन दिस, लेट मी सी द आउटपुट। ये देखो, ये प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो रहा है, प्राइस रिपीट हो रहा है। लेट मी ऑर्डर दिस, ऑर्डर बाय, लेट्स से ऑर्डर बाय, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय लेट्स से प्राइस, ऑर्डर बाय सिटी डॉट प्राइस, लेट्स से। ठीक है, एंड ऑल्सो आई वांट दिस दिस डेट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट? क्योंकि जनवरी पहले था, तो अगेन मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूंगा सिटी डॉट स्टार्ट डेट ascending, that's fine. If I run this, you see स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई है,
एंड डेट है उसकी 10th, एंड डेट वैसे की वैसे रिपीट हो रही है। लेकिन ये स्टार्ट डेट जो है, ये स्टार्ट डेट का जो हमने यहाँ पे रिकर्शन दिया था कि स्टार्ट डेट में एक ऐड होना चाहिए, तो ये ऐड कब तक हो रहा है, 8 9 10 तक हो रहा है। देखो यहाँ पे 1200 की जो वैल्यू है, ये 10th ऑफ जनवरी जब ये इक्वल हो रहा है तब तक ये रिकर्शन हो रहा है। लेकिन जब ये इससे इससे बड़ा होने लगा है तब ये रिकर्शन बंद हो गया, एंड देन 1500 के लिए उसने रिकर्शन करना शुरू कर दिया। ये कब तक रिकर्शन चलेगा, जब तक कि एंड डेट इज इक्वल टू स्टार्ट डेट इज इक्वल टू एंड डेट नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, सो सिंटैक्स सेम ही रहता है, बस ये जो वैल्यूज होती है ये वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ती है। तो इसका थंब रूल या इसका एक बेसिक फंडा याद रखने का, जिस टेबल के ऊपर आपको रिकर्शन करना है जो आउटपुट में चाहिए उतने ही कॉलम लो। जैसे कि इस केस में मुझे सारे चाहिए थे तो मैंने सारे ले लिए, लेकिन जितने इधर ऊपर लोगे इस फर्स्ट टेबल में आप जितने मेंशन करोगे उतने के उतने यहाँ पे मेंशन करो, और जिस कॉलम के ऊपर आपको रिकर्शन करना है उस पर प्रॉपर फंक्शन यूज करके फिर वेयर कंडीशन पुट करो। ये जो स्टार्ट डेट है, ये जो स्टार्ट डेट है ये कौन सा है, ये वाला है, दिस वन, ये है, ये वाला नहीं है। ये num+1 करके जो स्टार्ट डेट आ रहा है ना, दिस इज द स्टार्ट डेट, दिस शुड बी एंड एंड डेट ये है। तो ये वेयर क्लॉज में जो यूज किया हुआ है ये वाले दो है, स्टार्ट डेट एंड दिस इज एंड डेट। और वन सीटी क्लोज होती है तो हम सीटी को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी लिखते हैं रन करने के लिए। मुझे ये जो आउटपुट है ये ऑर्डर बाई चाहिए था, प्राइस की असेंडिंग एंड स्टार्ट डेट की असेंडिंग, क्योंकि मुझे जनवरी से लेके कंटिन्यूएशन में डेट देखनी है। इसलिए मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज में दो कॉलम्स दिए हैं, CTE डॉट प्राइस एंड CTE डॉट स्टार्ट डेट। ठीक है, CTE डॉट क्यों दिया, क्योंकि ये जो अभी नए कॉलम्स बन के आए, ये आउटपुट जो बन के आए ये CTE से बन के आए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE से बन के आए। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आया, रिकर्सिव CTE। यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग, आपको क्या लगता है कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स वर्ड सुना है पहले, इंडेक्स? स्टार्टिंग और यस स्टार्टिंग या फिर सुप्रिया। सर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, राइट, क्योंकि लेट्स से हमारे पास एक बुक है, राइट, हम बुक्स यूज करते हैं, तो उस बुक्स के ऊपर इंडेक्सिंग होती है, राइट। पेज को जब हम ओपन करते हैं फर्स्ट पेज तो वहाँ पे इंडेक्स होता है। तो उस इंडेक्सिंग का फायदा क्या होता है हमें, लेट्स से कि मेरे पास कौन से पेजेस पे कौन से टॉपिक है वो वहाँ पे मेंशन होते हैं, राइट, कि पेज नंबर 1 पे ये टॉपिक है, पेज नंबर 2 पे ये टॉपिक है, या पेज नंबर 15 पे ये टॉपिक है। तो उस इंडेक्सिंग का, शुभम आप जरा म्यूट पे जाओगे, हाँ ओके। तो ये इंडेक्सिंग का यूज क्या होता है कि मेरा जो सर्च क्राइटेरिया है, जैसे मुझे उस बुक के अंदर का कोई टॉपिक सर्च करना है, बहुत बड़ी बुक है, लेट्स से 1000 पेजेस की बुक है, अगर मेरे पास इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है तो मुझे 1 by 1 पेज जाना पड़ेगा, राइट, कुछ सर्च करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना टॉपिक की लिस्ट है ना कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, ये अगर मेरे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन तो मुझे वो 1000 पेजेस क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, राइट, कि ये वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यही जो इंडेक्सिंग का काम जो अपन बुक्स के लिए लागू होता है, वही इंडेक्सिंग का काम यहाँ पे सीक्वल के लिए लागू होता है। इन शॉर्ट, अगर मुझे मेरा जो सर्च क्राइटेरिया है, मैं कुछ चीज़ फाइंड आउट करना चाहता हूँ किसी टेबल के अंदर से, तो ये जो सर्च इंजन है या सर्च इंजन है ये क्या यूज करता है, ये इंडेक्सिंग को यूज करता है सर्च करने के लिए। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो नॉर्मल सर्चिंग दो टाइप की होती है, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है, जैसे मैंने प्लेन एग्जांपल बोला कि मैंने जैसे मेरे पास 1000 पेजेस का एक बुक है और उस बुक में से मेरे को कुछ फाइंड आउट करना है, जैसे कुछ वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है या कोई टॉपिक फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं
लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबरिंग है, राइट, 1 2 3, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये 17 नंबर्स है। अगर मैंने आपको बताया कि मुझे 15 नंबर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे 15 नंबर की वैल्यू चाहिए, तो सर्च इंजन कैसे काम करता है? वो पहले इस सेल में जाएगा, चेक करेगा कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15 और नॉट। अंडरस्टैंड हो रहा है? देन इस सेकंड सेल में जाएगा, देन थर्ड सेल में जाएगा। ये कब तक सर्च करता रहेगा? जब तक वो इस 15 नंबर की सेल में नहीं आ जाता। करेक्ट? जब उसको ये 15 नंबर की सेल मिल जाती है तो वो क्या करता है? सर्चिंग बंद कर देता है और आपको ये आउटपुट देता है कि दिस इज योर 15। तो ये जो सर्चिंग है, ये जो वे है सर्च करने का, दिस इज अ लीनियर सर्च। समझ में आ रहा है लीनियर सर्च क्या है? मैं किसी पर्टिकुलर चीज को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रिकॉर्ड से सर्च स्टार्ट करता हूँ, और जब तक मुझे वो रिकॉर्ड मिल नहीं जाता तब तक मैं सर्च करता रहता हूँ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। दूसरा जो सर्च, बट दिस इज नॉट इफेक्टिव, राइट? अगर मुझे 16 नंबर चाहिए तो मुझे वापस से 1 से लेके 16 तक सर्च करना पड़ रहा है ना। दिस इज अनवांटेड, इसकी मुझे जरूरत नहीं, मुझे 16 ही सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है? लेट्स से मैं कुछ ग्रुपिंग करता हूँ। लेट्स से मैंने ऐसे ग्रुपिंग किया है, लेट्स से 1 to 5 यहाँ पे है, 1 to 5। Okay, let me open it in example. I'm having something, ठीक है, let's say binary tree। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये इमेज दिख रही है आपको? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर फ्लक्चुएट हो रहा है। और हमारे पीजी में लाइट भी है, बाकी पीजी में लाइट शॉप पे नहीं है, एक ही तो बिल्डिंग में है लाइट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, फ्लक्चुएट हो रहा है सर। अभी आ रही है क्या? हाँ सर। स्क्रीन Yes, दिख रही है sir. सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, तो लीनियर सर्च क्या है वो समझ में आया ना आपको कि लीनियर सर्चिंग क्या होता है? राइट, अगर मेरे पास ये एग्जांपल हमने देखा था, राइट, अगर मेरे पास 1 to 17 नंबर्स है, अगर मुझे सर्च करना है 16, तो मैं सर्च करने के लिए इस फर्स्ट रो से स्टार्ट करूंगा सर्च करना, और 16 नंबर तक आने तक सर्च करता रहूंगा। ये मैंने 17 बस ऐसे ही एग्जांपल लिया, हो सकता है कि मेरे पास 1000 हो, 2000 हो, 1 लाख हो। तो कुछ रिकॉर्ड्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करता हूँ सर्च करना, और टिल सर्च करता रहता हूँ वो रिकॉर्ड जब तक मुझे मिलता नहीं। अगर मुझे 16 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे मिला, इस 16 नंबर की पोजीशन, तो यहाँ पे मेरा सर्च खत्म हो जाता है। मैं 17 को स्कैन नहीं करता या 17 को सर्च नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है लीनियर सर्च। लेकिन बाइनरी सर्च क्या होता है? लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग करता हूँ, जिसको हम नोड्स बोलते हैं। मैं एक ग्रुपिंग करता हूँ, और ग्रुपिंग को मैंने नाम दिया, लेट्स से कि मेरे पास 1 to 100 का एक लिस्ट है। इस लिस्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आईडी 1 to 10 वो पेज नंबर 1 पे है, 11 to 20 पेज नंबर 2 पे है, आईडी 21 to 30 एंड 31 to 40 पेज नंबर 3 4, एंड आईडी 41 to 50 51 to 60 पेज नंबर 5 6, एंड सो ऑन। 10 10 का लॉट करके मैंने बनाया। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से मुझे 11 नंबर फाइंड आउट करना है, 11, तो 11 नंबर अगर मुझे आउटपुट में चाहिए तो मैं क्या करूंगा? पहले इस इंटरमीडिएट नोड पे जाएगा मेरा रिक्वेस्ट, यहाँ पे वो देखेगा कि 11 कहाँ पे है,
1 to 10 में नहीं है, 11 to 20 के ग्रुप में है। वो कहाँ पे? पेज 2 पे। देन वो डायरेक्टली मुझे पेज 2 पे लेके जाएगा और पेज 2 पे मेरा सर्चिंग चालू होगा, सर्च करना। तो वो 11 को सर्च करेगा, उसको पहला रिकॉर्ड मिल गया 11। लेट्स से मैं मुझे अगर 17 आउटपुट चाहिए होता, 17, तो अगेन वो क्या करता, इस नोट्स में चेक करता कि 17 किस रेंज में है। तो वो इस रेंज में 11 to 20 पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 पे वो मुझे डायरेक्ट करता है, वहां पे मुझे सर्चिंग करता, फिर वो सर्च करता 11, 12, 13, 14, 16, 17। अगर लीनियर सर्च होता तो ये 1 से स्टार्ट करता सर्चिंग करना, लेकिन बाइनरी सर्च में इसने सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट किया करना? 11 नंबर से किया, राइट। लेकिन बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस, वो जो 10 नंबर थे एक्स्ट्रा सर्चिंग के लिए, वो कम हो गए ना। यहाँ पे आप सर्चिंग अभी कितने नंबर किए आपने? बस 7 नंबर किए, राइट। लेकिन पहले आप कितने कर रहे थे? पहले आप 17 नंबर सर्च कर रहे थे आउटपुट लाने के लिए, अभी आप बस 7 ही सर्च कर रहे हो। तो ये जो सर्चिंग का परफॉर्मेंस है, ये बूस्ट हुआ यहाँ पे। सीक्वल को कम रिकॉर्ड्स को सर्च करने पड़ रहा है आपको क्यूरी को आउटपुट लाने के लिए। तो ये होता है बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कब बनता है? जब आप इंडेक्सिंग क्रिएट करते हो या बनाते हो, तब ये स्ट्रक्चर बैकएंड में बनता है। ठीक है, तो हम अभी सीखेंगे कि इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करते हैं। पहले मुझे बताओ, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च ऑप्शन समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आई क्या है? सर एक और बार कर सकते हैं एक्सप्लेन? ओके, और फाइन। एक ये मेरे लेट्स बगल से के रूम अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं इस एग्जांपल को क्लोज कर देता हूं एंड से दूसरा एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके, ठीक है, मैं फर्स्ट वाला ही लेता हूँ, ये अंडरस्टैंड नहीं होगा आपको, इसी को हम लेते हैं। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं लीनियर सर्च से। अभी मान लो कि मुझे अगर लेट्स से मेरे पास 1 to 100 नंबर है, तो 1 to 100 नंबर में से अगर मैं आपको बताऊं कि क्यूरी करने के लिए बताओ कि मुझे लेट्स से आउटपुट में चाहिए 20 नंबर, तो 1 to 100 मतलब आप इसको एक ऐसे टेबल समझो। लेट्स से मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है, तो एम्प्लॉय के टेबल में मुझे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च करना है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए हम क्यूरी क्या लिखते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, या एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस मच, 20, 30 कुछ भी देंगे हम। ठीक है, तो ये जो नंबर है, या इस केस की बात करूं 1 to 100 नंबर से, अगर मुझे 20 नंबर्स आउटपुट में चाहिए, तो जो ये सर्चिंग होता है, ये सर्चिंग स्टार्ट होता है 1 से। वो हर एक रो में जाता है, वो जो आपका क्यूरी है, वो क्यूरी हर एक रिकॉर्ड्स के रो में जाता है और चेक करता है कि आउटपुट 20 है क्या, क्योंकि 20 आपको आउटपुट चाहिए। सो दिस 1 इज इक्वल टू 20, नो। देन 2 इज इक्वल टू 20, नो। 3 इज इक्वल टू 20, नो। ऐसे करते करते वो 20 नंबर तक जब पहुंचता है 20 रिकॉर्ड में, तब उसको ये मैचिंग होता है कि 20 इज इक्वल टू 20, सो दिस इज द रिकॉर्ड्स यू वांट। देन फेच करके आपको वो रिकॉर्ड देगा। दिस इज व्हाट लीनियर सर्चिंग हैपनिंग। अभी मुझे 20 नंबर चाहिए था, तो हो सकता है कि जल्दी आंसर मिले, लेकिन मुझे अगर 100 नंबर चाहिए होगा आउटपुट में, तो डायरेक्टली 100 को पॉइंट नहीं करेगा, वो वापस 1 से स्टार्ट करेगा सर्चिंग करना। 1 को सर्च करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा, टिल 100 तक जाएगा सर्चिंग करते, देन आपको आउटपुट देगा। तो ये जो सर्चिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, राइट। इसमें क्यूरी एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत लगेगा अगर ऐसी लीनियर सर्चिंग करते रहे तो। इसीलिए सर्चिंग जो होता है वो बाइनरी ट्री के फॉर्म में सर्चिंग होता है। तो बाइनरी ट्री सर्चिंग क्या होता है कि मैं इस जो मेरा मेन ग्रुपिंग है, लेट्स से मुझे मेरे पास 1 to 100 है, तो इनको मैं
इंटरमीडिएट नोड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। नोड्स मतलब सब ग्रुप होते हैं, जैसे कि मेरे पास 1 to 100 नंबर है, तो इन 1 to 100 नंबर को मैं 10-10 के स्लॉट में लेट्स से उनके सब ग्रुप बना दिए। तो ये सब ग्रुप क्या करते हैं, लेट्स से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 20 नंबर चाहिए, तो वो चेक करेगा लेट्स से 20 नंबर, ओके, तो 20 नंबर इस सब ग्रुप में कौन सी रेंज में आता है, पहले वो चेक करेगा। हाँ, तो उसको पता है कि 20 यहाँ पे आएगा 11 to 20 के ग्रुप में। देन 11 to 20 का ग्रुप का पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 2। ये 11 to 20 का जो ग्रुप है वो यहाँ पे डिनोट करता है, आईडी 11 से स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो फिर वो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर दिस पेज, वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा दिस पेज से, पेज 2 से डायरेक्टली। पेज 2 में आईडी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 11 नंबर से। तो वो सर्च करेगा 11 इज इक्वल टू 20, नो। 12 इज इक्वल टू 20, नो। ऐसा करते करते 20 तक जाएगा। तो जब बाइनरी सर्चिंग किया तो इसको 10 रिकॉर्ड ही सर्च करने पड़े, लेकिन जब लीनियर सर्च कर रहा था तो उसको 20 रिकॉर्ड सर्च कर रहे थे, क्योंकि लीनियर सर्च स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो बाइनरी सर्च में मुझे 10 रिकॉर्ड्स कम सर्च करने पड़ रहे हैं, तो मेरा जो क्यूरी का एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा, मुझे क्यूरी का रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो ये बाइनरी ट्री इंडेक्सिंग नॉर्मली यूज होती है सीक्वल में। लीनियर सर्च हम यूज नहीं करते, क्योंकि लीनियर में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं मिलता। सो वी ऑलवेज जो इंडेक्सिंग सीक्वल में बनती है वो बनती है बाइनरी ट्री इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में बनती है। ये जो होता है ये बैकएंड स्ट्रक्चर होता है, ये आप ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाते। आप जब इंडेक्सिंग क्रिएट करते हो तो बैकएंड में ऐसा वो लॉजिक डेवलप कर लेता है अपने से, उसको आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसे ऐसे सर्च करो, वो अपने आप लॉजिक बनाता है इसका। बस आपको कमांड रन करनी होती है। हम कमांड देखेंगे आप कि कैसे हम इंडेक्सिंग जनरेट करते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड हुआ सर्चिंग का, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च? हेलो, अभी अंडरस्टैंड हुआ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च? हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर सर्च, ठीक है? सो इंडेक्सिंग के दो टाइप है मोस्टली। फर्स्ट इज द क्लस्टर इंडेक्स एंड सेकंड वन इज द नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है? दोनों में फर्क क्या है? क्लस्टर इंडेक्स जो होती है वो क्लस्टर इंडेक्स आप मतलब वो यूनिक होती है इन द सेंस, अगर आपके टेबल में कोई प्राइमरी की है तो वो प्राइमरी की को ही क्लस्टरिंग इंडेक्स ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है, आपको अलग से इंडेक्सिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके टेबल में प्राइमरी की डिफाइन है तो सीक्वल क्या करता है, उस प्राइमरी की को क्लस्टर इंडेक्स कंसिडर करके सर्चिंग का जो है वो फंडा अप्लाई करता है। लेकिन आपके टेबल में अगर प्राइमरी की डिफाइन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स को चूज कर सकते हो कौन सा कॉलम आपको यूज करना है फॉर इंडेक्सिंग पर्पज, ठीक है? अंडरस्टैंड? बट मोस्टली इंडेक्स जो होती है, इंडेक्स रिपीटेटिव नहीं होती, राइट? अगर मैं लेट्स से मैंने मेंशन कर दिया कि 1 नंबर पेज पे मेरा ये टॉपिक है, तो मैं ऐसा मेंशन नहीं करूंगा कि 1 नंबर पेज पे मेरा अगेन 20 दूसरा जो टॉपिक है वो 1 नंबर पेज पे ही है, ऐसे मेंशन नहीं होता, राइट? क्योंकि अलग अलग पेज नंबर के हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स है। तो मोस्टली जो इंडेक्सिंग बनती है वो यूनिक कॉलम्स के ऊपर बनती है जो आइडेंटिफायर का काम करते हैं। सो लेट्स क्रिएट दिस क्लस्टर इंडेक्स एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्क एक्चुअली, ठीक है? सो let me create this table. I'm having the simple structure for this create table। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एम्प्लॉय इंडेक्स का एक सिंपल छोटा टेबल है 4 रोज का। लेट्स में I'll just select स्टार फ्रॉम दिस। मैंने अगर किया तो यहाँ पे देखो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है 1324। अभी ये एम्प्लॉय आईडी जो 1324 है, ये जैसे मैंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया है उस हिसाब से वो अभी मुझे दिखा रहा है, क्योंकि कोई सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। ये ऑब्जर्व करो, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी पहले मुझे 1 दिखा रहा है, देन 3 दिखा रहा है, देन 2 दिखा रहा है, देन 4 दिखा रहा है। ये एम्प्लॉय आईडी का जो सॉर्टिंग है वो कहाँ से ले रहा है, वो
जिस वे से, जिस सॉर्टिंग वे से या जिस सीक्वेंस से मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, क्योंकि मैंने वन, ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए मैंने वन यूज किया था, देन सेकंड रिकॉर्ड जब मैंने इनपुट किया तो मैंने यहाँ पे थर्ड वाले एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड पुट किया, देन मैंने 2 वाला किया, देन 4 वाले किया। तो जिस वे से मैंने वैल्यूज इंसर्ट की टेबल के अंदर, उस वे से मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज दिख रही है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इस टेबल को जब मैंने रन किया, ठीक है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी क्यूरी एग्जीक्यूशन, सो डिस्प्ले एस्टिमेशन एग्जीक्यूशन प्लान। ये आप राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हो, या यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे ऊपर, इंक्लूड एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान। दोनों वे से आप कर सकते हो। मैंने इस क्यूरी को सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूशन प्लान पे क्लिक किया, या मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जब मेरी इंडेक्सिंग नहीं है यहाँ पे, राइट, ना ही मैंने कोई प्राइमरी की मेंशन की हुई है यहाँ पे इस टेबल को जब मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे देखो जब ये एग्जीक्यूशन प्लान ओपन हुआ है तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट आपने यूज किया। ठीक है, इस पे मैं अगर होवर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाता है। क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है? यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज पर एग्जीक्यूशन, मतलब 4 रोज मेरे जो टेबल है, टेबल के अंदर 4 रोज है, उनको इसमें एग्जीक्यूशन में उसने 4 रोज को स्कैन किया हुआ है, इन शॉर्ट ऐसे। ठीक है, जितने मेरे पास टेबल में रिकॉर्ड्स होगा, उन रिकॉर्ड्स को जब वो स्कैन करेगा तो जो सीपीयू होगा, इसकी जो मेमोरी इंजन होगा सीक्वल का, वो कितना कॉस्ट कंज्यूम करता है, इसका एस्टिमेशन वो आपको यहाँ पे देखा है। भाई अभी एकदम छोटा टेबल है तो कोई भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं, जीरो दिखा रहा है। लेकिन जब मैं टेबल स्कैन के ऊपर जाता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी वो टेबल स्कैन दिखा रहा है। टेबल स्कैन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जब मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो उस टेबल को वो पूरी तरह स्कैन करके हर एक रो को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी देखो एक वेयर क्लॉज यूज कर रहा हूँ कि वेयर, मेरा ये टेबल था, राइट, लेट मी एग्जीक्यूट अगेन, ये टेबल था, इस टेबल के साथ मैं एक कंडीशन पुट कर रहा हूँ कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, तो ये आउटपुट मुझे मिला। अभी इस क्यूरी का अगर मैं एग्जीक्यूशन प्लान देखूं, ठीक है, एग्जीक्यूशन प्लान में देखूं यहाँ पे तो टेबल स्कैन हुआ है। इन शॉर्ट, जब एक वेयर क्लॉज के लिए नंबर 1 फाइंड आउट के लिए उसको पूरे की पूरा टेबल स्कैन करने पड़ रहा है। मतलब स्टार्टिंग जो है, सर्चिंग जो है, सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड एंड फोर्थ रिकॉर्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देखो, ऊपर से लेके 1 2 3 4 5 या 6 नंबर का ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ रोज रीड करके आ रहा है, देखा? तो नंबर ऑफ रोज रीड कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, राइट। और एग्जीक्यूशन के टाइम पे आउटपुट कितना मिला है? 1, जो हमारा रिक्वायरमेंट था। तो डेटा नहीं मिल रहा है ना, और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मालूम कुछ भी नहीं आ रहा है सर। ओके, एंड देन नीचे कुछ और ऑप्शन है, एस्टिमेटेड ऑपरेटर कॉस्ट 0.003264 कुछ आ रहा है और 100% आ रहा है। देन सीपीयू कॉस्ट कुछ दिखा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो टेबल स्कैन करके आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे अगर साइड में ले लूँ कर्सर को, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे आ रहा है टेबल स्कैन। जब ये वेयर क्लॉज मैंने इस टेबल के ऊपर अप्लाई किया तो इस वेयर क्लॉज को आउटपुट लाने के लिए उसको पूरे टेबल को स्कैन करना पड़ रहा है, देन वो आपको इस वैल्यू की आउटपुट दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? टेबल को पूरे स्कैन करने पड़ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो टेबल स्कैन आ रहा है, क्योंकि कोई इंडेक्सिंग यहाँ पे अभी है नहीं। अभी हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे एंड देन वी विल अगेन सी द एग्जीक्यूशन प्लान फॉर दिस। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक इंडेक्स बनाता हूँ। इंडेक्स बनाने के लिए सिंटैक्स है, लेट्स से क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। लेट्स से मैं इसको नाम दे रहा हूँ इंडेक्स अंडरस्कोर आईडी, ऐसा कुछ नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ऑन
क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन किस टेबल के ऊपर बना रहा हूं मैं, एम्प्लॉय इंडेक्स नाम का जो मेरा टेबल है उस टेबल के ऊपर बना रहा हूं। कौन से कॉलम के ऊपर बना रहा हूं, तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम के ऊपर बना रहा हूं। ठीक है, सिंटैक्स अंडरस्टैंड हुआ। मैं क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूं, इंडेक्स को मैंने नाम दिया इंडेक्स आईडी, किस टेबल पे एंड किस कॉलम पे, ऑन एम्प्लॉय इंडेक्स, इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी का कॉलम। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो, सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस टेबल अगेन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इंडेक्स, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे मैं बस टेबल को एग्जीक्यूट करता हूँ फर्स्ट, लेट्स सी द रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो, जो ये ऑर्डर था एम्प्लॉय आईडी का क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करने से पहले, ये 1 3 2 4 ऐसे था जैसे हमने वैल्यूज इंसर्ट की थी। लेकिन इंडेक्सिंग क्रिएट होने के बाद ये एक सीक्वेंस वाइज मुझे दिख रहा है, 1 2 3 4। फर्क समझ में आ रहा है आपको? 1 2 3 4 अभी सीक्वेंस वाइज मुझे ये एम्प्लॉय आईडी का कॉलम दिख रहा है, ये बिकॉज ऑफ दिस क्लस्टर इंडेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ अगेन लेट्स सी वेयर कंडीशन, कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इंडेक्स वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट मुझे मिला 1 अंकित एंड 10,000। मैं इसका वापस से एग्जीक्यूशन प्लान देखता हूँ, डिस्प्ले एस्टिमेशन एग्जीक्यूशन प्लान। तो यहाँ पे देखो, जो प्रीवियसली हमें यहाँ पे टेबल स्कैन आ रहा था, अभी वो क्या आ रहा है, क्लस्टर इंडेक्स सी का आ रहा है। और इस पे अगर मैं होर करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू रीड कितना दिख रहा है मुझे, सी 1 दिख रहा है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज, जब टेबल स्कैन में मुझे 4 दिख रहे थे, अभी यहाँ पे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू रीड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सो और सीपीयू की जो कॉस्ट होती है वो भी यहाँ पे कम हो गई है। तो क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या करता है, आपके डेटा को प्रॉपरली सॉर्ट कर देता है। एंड जब वो सर्चिंग होता है, जो हमने ये बाइनरी ट्री सर्चिंग ये देखा ना अभी, ये कंसेप्ट को वो बैकएंड में लॉजिक लगा के अप्लाई करता है और आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, मतलब पहले जब ये वेयर क्लॉज को सर्च करने के लिए, या इस वेयर क्लॉज में जो आपने कंडीशन दी है उसको सर्च करने के लिए उसको टेबल को स्कैन करना पड़ रहा था। दैट्स वाई यहाँ पे टेबल स्कैन करके लिख के आ रहा है। जब आपने क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया तो क्या हुआ, पहला इफेक्ट क्या हुआ, आपका जो एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम था जिसमें विदाउट सॉर्टिंग ऑर्डर से वैल्यूज पुट की गई थी, वो पहले सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गई आपके इंडेक्सिंग के बेस, बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स। एंड जब उसको अभी सर्च करना है कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, तो वो क्या करता है, जो इंडेक्स क्रिएट हुआ है ना उस इंडेक्स के थ्रू सर्चिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? जो इंडेक्स बैकएंड में वर्चुअल जो एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है उस टेबल के ऊपर इस कमांड की वजह से, तो वो उस इंडेक्स की मदद लेके सर्चिंग कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आ रहा है कि क्लस्टर इंडेक्स सीक करके। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, सो ये क्लस्टर इंडेक्स क्रिएशन की वजह से क्या हुआ, मेरा जो क्यूरी है वो क्यूरी पहले एग्जीक्यूशन का कॉस्ट ज्यादा ले रही थी, प्लस उसको पूरा का पूरा टेबल स्कैन करना पड़ रहा था इफ आई अप्लाई सम वेयर क्लॉज फॉर फिल्ट्रेशन टू गेट सम डेटा फ्रॉम द टेबल। बट जब मैंने क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर लिया, तब वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर क्लस्टर इंडेक्स को यूज करके फिर सर्चिंग कर रहा है एंड मुझे आउटपुट दे रहा है। इससे क्या हुआ, मेरी क्यूरी का जो रहेगा वो परफॉर्मेंस बूस्ट होगा एंड क्यूरी फास्ट लोड होगी। ठीक है,
अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये क्लस्टर इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स का जो फॉर्मूला है या जो सिंटैक्स है वो क्या है? क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम रहेगा ऑन जिस कॉलम के ऊपर आपको अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। अगर मुझे क्लस्टर इंडेक्स को ड्रॉप करना है, लेट्स से मुझे ऐसा बाद में लगा कि नहीं मुझे एम्प्लॉय आईडी पे नहीं, मुझे किसी और कॉलम के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई करनी है, तो मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रॉप के लिए मेरे पास ये फंक्शन है, यू सी ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स, ये फंक्शन, ये सिंटैक्स रहेगा अगर मुझे ड्रॉप पे करना है। अगर मेरे टेबल में मैंने एक बार क्लस्टर इंडेक्स बना दी, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स बनाई, अगर मैं वापस से क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स बनाने जाऊँ किसी और कॉलम के ऊपर इसको ड्रॉप किए बिना, देन वो मुझे क्या करेगा? एरर शूट करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे सैलरी डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सैलरी का कॉलम, एंड लेट्स से इंडेक्स आईडी सैलरी ऐसे कुछ डाल दूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया तो क्या होगा? ये एरर शूट किया, यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स ऑन टेबल, ड्रॉप द एग्जिस्टिंग क्लस्टर इंडेक्स इंडेक्स आईडी बिफोर क्रिएटिंग अनदर। सो इसको क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर इंडेक्स है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, देन यू कैन एबल टू क्रिएट अनदर क्लस्टर इंडेक्स ऑन अनदर कॉलम। समझ में आ रहा है? ड्रॉप इंडेक्स का आपको कमांड यूज करना पड़ेगा, दिस कमांड ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स एम्प्लॉय आईडी, देन वो एग्जीक्यूशन होके वो इंडेक्स जो आपने बनाया क्लस्टर इंडेक्स वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर आप किसी और कॉलम को यूज कर सकते हो इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। क्लस्टर इंडेक्स समझ में आया? क्लस्टर इंडेक्स से क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, आप जिन टेबल्स पे काम करते हो इंडस्ट्री में भी, उन टेबल्स पे ऑलरेडी प्राइमरी की मेंशन होती है, तो अगर वहां पे प्राइमरी की मेंशन है तो वहां पे ऑलरेडी क्लस्टर इंडेक्स बनी हुई है, तो जो सर्चिंग होता है वो क्लस्टर इंडेक्स के बेसिस पे ही सर्च होता है, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट पार्ट आता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स, वो हम देखेंगे कि अभी नॉन क्लस्टर इंडेक्स का क्या यूज है। पहले मुझे बताओ कि क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करना और क्लस्टर इंडेक्स के क्यों क्रिएट करना पड़ा हमें क्लस्टर इंडेक्स, ये समझ में आया? बिफोर क्रिएटिंग क्लस्टर इंडेक्स टेबल स्कैन हो रहा था, आफ्टर क्रिएटिंग क्लस्टर इंडेक्स के थ्रू सर्च होके आपको रिजल्ट मिल रहा है। टेबल स्कैन में जितनी टेबल में रो है वो सारी की सारी सर्च क्राइटेरिया में आएंगी, सभी रो सर्च होंगी जब कोई मुझे सर्च करे। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि लीनियर सर्चिंग होगा वहां पे टेबल स्कैन में, मतलब। और बाइनरी सर्चिंग कहाँ होगा? जब मैं क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर दूंगा तब बाइनरी सर्चिंग शुरू हो जाएगा इंडेक्सिंग के बेसिस पे। डिफरेंस समझ में आया? बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर क्रिएटिंग क्लस्टर इंडेक्स, आफ्टर क्रिएटिंग क्लस्टर इंडेक्स। ये समझ में आया? Yes, sir. फाइन, नाउ लेट्स क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। अगर मैंने ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनानी चाहिए, नॉन क्लस्टर इंडेक्स मतलब क्या होता है? जैसे मैं मल्टीपल चीजें वेयर कंडीशन में यहाँ पे पुट करता हूँ ना, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 1 डाला हुआ है, तो अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, राइट, जैसे उसमें 10 मिलियंस ऑफ रोज है, तो उस रोज में जब मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर सर्चिंग करता हूँ, लेट मी टेल यू फ्रॉम दिस, लेट्स से इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग लेट्स से हमने इस आईडी के कॉलम पे बनाई है, अगर 1 to 100 मेरे पास रिकॉर्ड है, और लेट्स से एम्प्लॉय आईडी का अपने पास कॉलम है, और उस एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे हमने इंडेक्सिंग क्लस्टर इंडेक्सिंग की हुई है, तो जब भी सर्च होगा तो वो क्या सर्च करेगा? एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सर्चिंग करेगा, राइट? अंडरस्टैंड हो रहा है?
लेकिन यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी को यूज नहीं किया सर्चिंग में। अभी फॉर एग्जांपल मेरा ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इंडेक्स का टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है एंड सैलरी है। तो मैंने जब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे यूज किया सर्च क्राइटेरिया में, तो उसने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी को सर्च करने के लिए एम्प्लॉय आईडी को यूज करके जो क्लस्टर इंडेक्स बनी थी उसको उसने यूज कर लिया सर्चिंग के लिए। आपका सर्च फास्ट हुआ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को यूज किया है सर्चिंग के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एम्प्लॉय नेम इज लेट्स से अंकित, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे मुझे सर्च करेगा। इफ आई सी द एग्जीक्यूशन प्लान, इट इज डिस्प्ले एस्टिमेशन, ठीक है। अभी वापस से ये क्या कर रहा है, क्लस्टर इंडेक्सिंग को ही स्कैन कर रहा है। लेकिन क्लस्टर इंडेक्सिंग को जब ये स्कैन कर रहा है फिर भी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रेड कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना। ऑब्जर्व करो चीज ये, जब मैं, ठीक है, लेट्स से इसका एक अभी कैसे मैं बताऊँ आप लोगों को, लेट्स से इट इज यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो मैं वापस से लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इंडेक्स where employee ID is equal to 1। ये एक मैंने कमांड लिख ली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नेम, और लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल ID 2, और यहाँ पे नाम लिख लिया मैंने से राहुल, राहुल नाम लिखता हूँ यहाँ पे। तो भाई मैं फर्स्ट जो है ये तीनों को रन करता दोनों को, ठीक है। ये जो फर्स्ट कमांड है एम्प्लॉय इंडेक्स और एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज पर एग्जीक्यूशन कितना दिखा रहा है मुझे, 1 दिखा रहा है ना। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। ये दिख रहा है क्या सबको, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज पर एग्जीक्यूशन एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड, 1 दिखा रहा है ना। यस सर। ओके, अगर मैंने सेम नीचे वाले को डिटेल देखा तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड कितने दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है ना। ऊपर की केस में कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, राइट। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड 1 दिखा रहा है, और नीचे के केस में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड दिखा रहा है 4। और एस्टिमेटेड सीपीयू कॉस्ट जो दिख रहा है आपको, एस्टिमेटेड सीपीयू कॉस्ट वो कितना है, 0001581, और नीचे वाले का कितना है, 0001614। तो नीचे वाले का ज्यादा है ना, ऊपर वाले का कम है। ऊपर वाले का कम क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई है, सर्चिंग हो रहा है क्लस्टर इंडेक्स के थ्रू हो रहा है। नीचे का जो एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है उसके ऊपर कोई इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसको सारे के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ रहे हैं, इसलिए
एग्जीक्यूशन जो सेकंड वाली जो टेबल है, देखो नंबर ऑफ रोज टू बी रीड कितनी 4 है, तो 4 रिकॉर्ड है अपने पास, तो चारों रिकॉर्ड्स को उसको रीड करना पड़ रहा है, तब जाके उसको आउटपुट मिल रहा है। तो ये डिफिकल्टी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है उसके ऊपर और एक इंडेक्सिंग बना सकते हैं, बट हम क्लस्टर इंडेक्स नहीं बना सकते क्योंकि क्लस्टर इंडेक्स तो एक रहती है, मल्टीपल क्लस्टर इंडेक्स नहीं बना सकते। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं एम्प्लॉय नेम के लिए। वो कैसे, लेट्स से मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट्स से क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स, copy this, non cluster index, let's say index non index, let's say employee name on, let's say मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और वहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस सैलरी मैं डाल रहा हूँ एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम, एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ठीक है, नाउ अगेन मैं दोनों चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और इनके एग्जीक्यूशन प्लान वापस से देखते हैं। पहले के केस में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू रीड कितनी आ रही थी, 1 आ रही है अभी, जो पहले भी थी, राइट, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे ऑलरेडी हमारी क्लस्टर इंडेक्स है। बट ये नीचे वाला जो था इस पे कोई इंडेक्स नहीं था, जिसपे हमने एक इंडेक्स बनाई है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, स्टिल ये इसको रन करता हूँ, let me see the कोड दिखा रहा है 1614, क्योंकि ये क्लस्टर इंडेक्स, tables, employee index, columns, indexing, security, is store, indexing, somewhere it is store, it shows which columns having indexing. So index, yeah, over here indexes, यहाँ पे देखो दो दिखा रहा है मुझे, इंडेक्स 6 है, पहली है इंडेक्स आईडी क्लस्टर है, इंडेक्स एम्प्लॉय नेम नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर, क्योंकि एम्प्लॉय नेम के ऊपर एक कोई यूनिक नाम नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई डुप्लीकेशन हो। ठीक है, नॉन क्लस्टर जो इंडेक्स बनती है वो नॉन यूनिक एंड ये रहती है, नॉन यूनिक एंड नॉन क्लस्टर, मतलब नॉन क्लस्टर का मीनिंग ही वही है कि वो क्लस्टर इंडेक्स जैसे यूनिक नहीं रहती, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा आपने क्लस्टर इंडेक्स कैसी है, इंडेक्स आईडी पे क्लस्टर इंडेक्स है, प्राइमरी की के ऊपर क्लस्टरिंग इंडेक्स, अगर प्राइमरी की है आपके टेबल में तो ऑटोमेटिकली उसको वो क्लस्टर इंडेक्स कंसिडर कर लेता है, वो जो कि यूनिक होता है, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी की कैसे होती है, यूनिक एंड नॉट नल होती है, राइट।
एंड नॉन क्लस्टर क्या होती है? नॉन यूनिक एंड नॉन क्लस्टर होती है। ये किस लिए यूज होती है? जब फिल्ट्रेशन में हमारे पास एग्जीक्यूशंस में रादर अगर किसी कॉलम के ऊपर हमने क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई की हुई है, अगर उस कॉलम को छोड़ के कोई और कॉलम्स आते हैं सर्चिंग क्राइटेरिया में, तो आप उन कॉलम्स को यूज करके नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हो ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाए। यही पर्पस होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएशन का। ठीक है, सो क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाने का यही मतलब होता है कि जो क्यूरी एग्जीक्यूशन होता है उस क्यूरी एग्जीक्यूशंस में आपको सर्चिंग रिजल्ट जो है वो जल्दी मिले, आपकी क्यूरी फास्ट रन हो। ठीक है, तो आप बस एक चीज माइंड में रखो, अगर आप वेयर क्लॉज में ऐसे कॉलम्स यूज कर रहे हो सर्चिंग के लिए जिन पे क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई नहीं की हुई है, तो आप उन कॉलम्स को यूज करके नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हो। और अगर आपने उन कॉलम्स पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगा दी तो क्यूरी एग्जीक्यूशन जो होगा वो फास्टर होगा, आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। ये समझ में आया? सिंपल है। अगर किसी टेबल के सर्चिंग क्राइटेरिया में आप जो कॉलम रेफर कर रहे हो सर्चिंग के लिए, अगर वो कॉलम क्लस्टर इंडेक्स वाला है, जिस कॉलम के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई है, अगर वो कॉलम के ऊपर आप सर्चिंग कर रहे हो, देन इट इज फाइन, आपकी क्यूरी जल्दी रन होगी। लेकिन आप ऐसे कोई कॉलम रेफर कर रहे हो जिनके ऊपर इंडेक्सिंग नहीं है, जैसे हमारी एम्प्लॉय आईडी के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स था, एम्प्लॉय नेम के ऊपर कोई इंडेक्सिंग नहीं था। ठीक है, तो जब मैं एम्प्लॉय नेम को यूज करके एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाता हूं, तो वो क्या होता है, इसका जो क्यूरी का परफॉर्मेंस है वो बूस्ट होता है, ये क्यूरी एग्जीक्यूशन आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, let me drop this employee index once again and let me try this. No, the project does not exist or we do not have permission, right? Let me copy this and I can paste it over here. ठीक है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो इसको। ठीक है, राइट क्लिक करके इंडेक्सिंग को अगर डिलीट करना है तो, या वहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, बट कई बार वहाँ से वो अगर आपको एरर शूट कर रहा है कि डोंट हैव परमिशन, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो डिलीट। ठीक है, नाउ लेट्स से यहाँ पे सर्चिंग किया, वो मतलब ऐसे दिखाना चाहिए उसने कि वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग यूज हुई है वहाँ पे, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, तो
इसमें आ नहीं रहा है. लेट मी सी व्हाट इज द इशू. In the next class we will see in detail again this clustering and non-clustering indexing. ठीक है. ओके. सो ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस से देखेंगे. क्लस्टर इंडेक्सिंग, क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर. बेसिक क्लस्टर क्लियर है, बट रिगार्डिंग दिस नॉन क्लस्टर इंडेक्स आई वांटेड टू शो यू ऑन अ बिग डेटा. ठीक है. मैं एक बिग डेटा कैसे क्रिएट करते हैं अपन. पहले कुछ 1 मिलियन या 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हम जनरेट करेंगे, एंड देन उस जनरेशन के ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि इंडेक्सिंग को यूज करने के बाद क्यूरी एग्जीक्यूशन कितना फास्ट होता है और कितना स्लो होता है. पहले कितना स्लो होता है एंड देन बाद में कितना फास्ट होता है. तो ये हम एक्चुअल एग्जांपल के साथ टेस्ट करेंगे. देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ दिस इंडेक्सिंग विल वर्क. ओके. ठीक है. ओके. देन स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं. हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना?